तो यहाँ पर जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द टोपोलॉजी विच हैज बीन बाई डायरेक्शनल लिंक बिटवीन एवरी नोड। ठीक है, ऐसी टोपोलॉजी का नाम बताना जिसमें बाई डायरेक्शनल लिंक हो। ठीक है, तो टोपोलॉजी की बात करते हैं। तो टोपोलॉजी का मतलब क्या होता है? टोपोलॉजी एक वे है, एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम मोर देन 2 कंप्यूटर या मोर देन 1 कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं, 2 और मोर कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं। बेसिकली हमारे पास कोई भी कंप्यूटर है या कोई भी नेटवर्क के अंदर नोड होती है, उस नोड को कनेक्ट करने के लिए एक दूसरे से जो भी टेक्निक आप यूज कर रहे हैं, कैसी भी कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? टोपोलॉजी बोलते हैं। चाहे मैंने इस तरह से कनेक्ट करी, चाहे फिर मैंने इसको इससे कनेक्ट कर दिया, इसको इससे कर दिया, ये भी टोपोलॉजी है। अलग अलग तरह की होती है। टोपोलॉजी का मतलब होता है कि नेटवर्क के अंदर किस तरीके से हम डिवाइसेस को एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको ध्यान रखना, जब नेटवर्क की बात करते हैं तो कुछ टर्म यूज होती हैं, जैसे एक होती है नोड और एक होती है हमारे पास होस्ट। तो नेटवर्क के अंदर जो भी डिवाइस कनेक्ट है नेटवर्क में, ठीक है, वो हर डिवाइस नोड कहलाती है। ठीक है, और होस्ट का मतलब क्या होता है? होस्ट का मतलब होता है कोई स्पेसिफिक कंप्यूटर की बात कर रहे हैं जिस पे डायरेक्टली एक्सेस करा जाएगा डेटा, जहां से डिलीवर होगा या जहां पे रिसीव होगा फाइनली, वो हमारे पास होस्ट होता है। तो टोपोलॉजी की बात करते हैं हम, यहाँ पे हमारे पास एक बस टोपोलॉजी होती है, ठीक है, रिंग टोपोलॉजी होती है, स्टार टोपोलॉजी होती है, मैश टोपोलॉजी होती है, ठीक है, और हमारे पास हायरार्किकल वे में होती है ट्री टोपोलॉजी और एक होती है हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो टोपोलॉजी से क्वेश्चन पूछा जाना एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आता ही है। बस टोपोलॉजी के अंदर क्या होता है हमारे पास, इस तरह से क्या क्या मेन क्वेश्चन होते हैं मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूं, टोपोलॉजी से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे हमारे पास एक वायर होती है जिसको बैकबोन वायर बोलते हैं बस टोपोलॉजी में। इसमें दोनों साइड पे एंड पॉइंट होता है और डेटा एक यूनिडायरेक्शनल में फ्लो करता है, या तो लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, कैसे भी एक डायरेक्शन में चलेगा। जो सिस्टम है हमारे पास डायरेक्टली इस वायर से कनेक्ट नहीं होते हैं। क्या होता है, इस वायर से कुछ हमारे पास यहाँ पर वायर कनेक्ट हो जाती हैं इस तरह से, जिनको हम बोलते हैं ड्रॉप लाइंस। ठीक है, ये ड्रॉप लाइन है और इन ड्रॉप लाइन से हमारे पास जो है सिस्टम कनेक्ट होते हैं और डेटा फ्लो हो रहा है किसी एक डायरेक्शन में। मान लिया ये सिस्टम ए है, ये बी है और ये सी है, तो हमारे पास ए जो है बी को या सी को डेटा भेज सकता है, बी सी को भेज सकता है लेकिन ए को नहीं भेज सकता, सी जो है किसी को नहीं भेज सकता, वो केवल रिसीवर की तरह काम करता है। ठीक है, तो हमारे पास इस तरह से डेटा का फ्लो होता है बस टोपोलॉजी में। तो एक सिंगल वायर होती है जिसको, इस वाली वायर को क्या बोलेंगे, बैकबोन वायर, और जो ये लाइनें हैं इनको बोलते हैं हम ड्रॉप लाइंस, उनसे कनेक्ट होते हैं। इसका फायदा ये है, खर्चा कम होता है, एक ही वायर से हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। जैसे फिजिक्स में आप पढ़ते होंगे कि हमने सीरियल में लगा दी चीजें, ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे होता है। लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है कि अगर कहीं से यहाँ से ये बैकबोन वायर खराब हो गया तो आगे का फ्लो रुक जाता है, आगे डेटा ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, लेकिन इंडिविजुअल सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ रही तो बाकी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी में कोई इशू नहीं आएगा, बाकी काम करते रहेंगे, बस वायर की प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं है सी भी पीछे को किसी को डेटा भेज सकता है, वो इसमें नहीं होगा। तो उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए दूसरी टोपोलॉजी बनाई गई, रिंग टोपोलॉजी। तो रिंग टोपोलॉजी में क्या है कि इस तरीके से कनेक्ट कर दिए जाते हैं, ठीक है, सिस्टम ऐसे रिंग में कनेक्ट, लेकिन ये भी हमारे पास यूनिडायरेक्शनली होती है। बच्चे सबसे ज्यादा यही कंफ्यूज हो जाते हैं कि रिंग टोपोलॉजी तो बाई डायरेक्शनल हो सकती है, डेटा ऐसे भी भेजा सकता है, दोनों साइड से भेजा जा सकता है, लेकिन नहीं, ये भी यूनिडायरेक्शनली होती है। बस इसका फायदा ये है, हमारे पास जो लास्ट वाला एंड है इसी को यहाँ पे शुरू में कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे ड्रॉप लाइन हटा के सिस्टम डायरेक्टली इसी से कनेक्ट कर दिए गए हैं।
हैं यहीं पे, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हुआ, ए बी को भी भेज सकता है, सी को भी भेज सकता है, जैसे इसमें भेज रहा था, बी सी को भी भेज सकता है, ए को भी भेज सकता है, इस तरीके से भेज सकता है। सी भी सभी को भेज सकता है, यानी सब एक दूसरे को डेटा भेज सकते हैं। और हर नोड के दो नाइबर होते हैं, एक से वो रिसीव करता है डेटा और एक को सेंड करता है, दो नाइबर यहाँ पे होंगे, ठीक है। अब हमारे पास जो है बेटा यहाँ पर क्या होगा कि अगर कोई भी सिस्टम खराब हो गया, सिस्टम में प्रॉब्लम होगी, तो पूरा ये जो नेटवर्क है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। यूनिडायरेक्शनल ये भी होता है। अब इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, क्योंकि हमारे पास एक सिस्टम खराब हो जाता है तो प्रॉब्लम हो जाती है रिंग में भी, भेज तो हम सब में जा सकते हैं, लेकिन रिंग टोपोलॉजी की एक ड्रॉबैक ये भी है, अगर हमारी रिंग में बहुत सारे डिवाइसेस हैं, जैसे 100 डिवाइसेस आपने कनेक्ट कर दिए, 100 सिस्टम कनेक्ट कर दिए, तो ए पहले नंबर वाले को 100 पे भेजना है तो वो घूम के जाएगा सबसे, ठीक है, 99 को पास करते हुए इस तरह से जा रहा, तब वो 99 स्टेप लेकर तब 100 पे पहुंच रहा है, तो इससे जो है टाइम ज्यादा लगता है। तो इन सब चीजों को बचाने के लिए स्टार टोपोलॉजी बनाई गई। स्टार टोपोलॉजी के अंदर एक सेंट्रल नोड रखी जाती है जिसको हम स्विच बोलते हैं, आज के टाइम में स्विच यूज करते हैं, पहले हब यूज करते थे, ठीक है। हब इंटेलिजेंट डिवाइस होती है, स्विच इंटेलिजेंट होती है, मैक एड्रेस को रीड करके डेटा को भेजती है। अब हमारे पास इसमें क्या होता है, स्टार टोपोलॉजी में स्टार की फॉर्म में होती है और इस तरीके से डिवाइसेस कनेक्ट होती है। तो कितनी भी आप डिवाइस कनेक्ट कर लो, जितनी भी स्विच से हो सकती है, उसमें बच्चे आते जा रहे हैं, अच्छा अभी लैंड हो गए, तो जितनी भी डिवाइस हमारे पास यहाँ पे कनेक्ट होती है एक स्विच से, स्विच के अंदर जितने पोर्ट होंगे उतनी डिवाइस, हम 32 पोर्ट का, 48 का, 16 का, जितने का भी लें, तो सबकी डिस्टेंस बराबर ही होगी डेटा ट्रांसफर करने की। ऐसा उसमें नहीं कि उसमें ज्यादा 100 डिवाइस कनेक्ट होगी तो सबको घूम के आना पड़ेगा। अब देखो मान लिया ए को इस सी के पास डेटा भेजना, तो पहले ये स्विच को भेजेगा, स्विच इसको भेज देगा। ए को बी के पास डेटा भेजना, ये स्विच को भेजेगा, स्विच इसको भेज देगा। बी को सी के पास भेजना, ये इसको भेजेगा, ये इसको भेज देगा। तो किसी को भी डेटा भेजना हो, कहीं पे भी ट्रांसफर करना हो, बराबर ही टाइम लगता है। तो सबसे फास्ट की अगर हम बात करें, ठीक है, जहां भी आपसे पूछा जाए फास्टेस्ट टोपोलॉजी कौन सी काम करेगी, तो ये वाली करती है स्टार टोपोलॉजी। इसमें कोई डिवाइस खराब हो जाए तो कोई फर्क नहीं, बाकी चलती रहेंगी। लेकिन इसमें ड्रॉबैक ये है कि हमारे पास ये स्विच ही अगर खराब हो गया, ठीक है, तो हमारे पास सारा का सारा सिस्टम ही खत्म हो जाएगा, फिर कोई भी काम नहीं कर पाएगा। इस पे सेंट्रल नोड पे डिपेंड है, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट टोपोलॉजी आती है एक मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी मोस्ट रिलायबल टोपोलॉजी होती है। मोस्ट रिलायबल का मतलब कि ये गारंटी लेती है आपका डेटा एक जगह से दूसरी जगह जहां भी आपको भेजना वहां पे भेज ही देगी ये, ठीक है। इसमें डिवाइस खराब होने से इतना फर्क नहीं पड़ता, एक दो डिवाइस खराब होने से। क्यों? क्योंकि जैसे हर डिवाइस जो है हर दूसरी डिवाइस से कनेक्ट होगी, ये डिवाइस बाकी तीनों से कनेक्ट होगी, ये वाली भी बाकी तीनों से कनेक्ट होगी, ये वाली भी बाकी तीनों से कनेक्ट होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास मैश टोपोलॉजी होती है, ये मोस्ट रिलायबल टोपोलॉजी होती है। लेकिन इस टोपोलॉजी में खर्चा ज्यादा आ जाता है, वायर हमारे पास ज्यादा लगते हैं। अगर हमने यहाँ पे 4 नोड लगाई हैं ए बी सी डी, तो 4 नोड हमारे पास होने के बावजूद n-1/2 होंगे, ठीक है। यहाँ पे 3 होंगे तो हमें 6 नोड की जरूरत पड़ेगी इसमें, n-1/2, ठीक है। इतनी हमारे पास वायर की जरूरत पड़ेगी। तो देखो 1 2 3 4 5 और 6 वायर यहाँ पे लगी हुई है। अब यहाँ पे आप देखोगे बेटा हमारे पास क्या है, ये डेटा ट्रांसफर करने का ये रास्ता भी है। अगर ए से सी पे जाना, ये ऐसे भी जा सकता है। अगर ये खराब होगी तो ऐसे भेज देगा, ये खराब होगी तो ऐसे भेज देगा, ठीक है। तो ये खराब होगी तो हमारे पास जो है, अगर ये दोनों खराब होगी तो ये जा नहीं पाएगा, लेकिन अगर ये वाली खराब होगी तो ये ऐसे ऐसे भी जा सकता है। तो बहुत सारे वे हैं हमारे पास यहाँ पे भेजने के, इसीलिए इसको बोलते हैं मोस्ट रिलायबल टोपोलॉजी। बट खर्चा ज्यादा है क्योंकि वायर ज्यादा लगती है। इसमें जो नंबर ऑफ वायर है वो n-1/2 होंगी, और हर जो नोड है उसके कितने पोर्ट होंगे, बाकी जैसे इसमें 4 है तो 3 पोर्ट, 3 वायर जाएंगे। अगर 10 है तो 9 पोर्ट होंगे। अगर हमारे पास टोटल n की वैल्यू 10 है तो हर पोर्ट पे 9, हर डिवाइस के 9 पोर्ट बनेंगे यहाँ पे,
यानी उससे 9 डिवाइसेस कनेक्ट होंगी और टोटल वायर हमारे पास कितने लगेंगे 10 इंटू 9/2 यानी 45 वायर उसमें लगेंगे। ठीक है। एक होती है हमारे पास ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी तब यूज करते हैं हम जब हमारे पास कोई हमें सब नेटिंग वगैरह करनी पड़ती है। जैसे मान लिया हमारे पास एक ये मेन हमने राउटर लिया, उस राउटर से हमने 2 सब राउटर में भेज दी है डेटा, यानी 2 डिपार्टमेंट है, एक कंपनी है उसके 2 डिपार्टमेंट हो गए, फिर उसके फर्दर डिपार्टमेंट, इस तरह से ट्री की फॉर्म में अगर बन रही है तो वो ट्री टोपोलॉजी होती है। ठीक है। इसका फर्दर अलग काम होता रहेगा, ये अपना अलग करती रहेगी। हाइब्रिड का मतलब कॉम्बिनेशन, 2 या 2 से ज्यादा टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन से जब हम बनाते हैं, बेसिकली हम मैश टोपोलॉजी को कनेक्ट कर लेते हैं किसी दूसरी टोपोलॉजी से, तो हमारे पास क्या बन जाती है, वो बन जाती है हमारे पास हाइब्रिड। ठीक है। मैश में भी आप पार्सल मैश और फुली मैश भी कर सकते हो। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन था, इसका आंसर आप बताइए क्या होगा, कि ऐसी टोपोलॉजी का नाम बताना जिसमें बाई डायरेक्शनल लिंक होते हैं बिटवीन एवरी नोड, हर नोड के बीच में बाई डायरेक्शनल। अभी बताया था बस रिंग, ये जो है यूनी डायरेक्शनल होती हैं। ठीक है। ये तो यूनी डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल लिंक होंगे, यानी मोस्ट रिलायबल टोपोलॉजी होगी। बाई डायरेक्शनल, इधर से भी भेज सकते हैं डेटा, उधर से भेज सकते हैं। कौन सी टोपोलॉजी होगी बताइए? मैश। अच्छा, मैश। तो बेटा हमारे पास जैसे रिंग टोपोलॉजी, इसमें ऑप्शन में अगर हमारे पास होता तो रिंग टोपोलॉजी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे पास वैसे तो है नहीं, ट्री स्टार मैश यही दिए हुए। ट्री टोपोलॉजी जो है हमारे पास क्या होती है, इसी तरह से जाती है यहाँ पे, तो बाई डायरेक्शनल यहाँ नहीं होंगे। स्टार टोपोलॉजी कब बताया, वो तो डायरेक्टली नोड से कनेक्ट भी नहीं होती है। ठीक है। तो हमारे पास जो है यहाँ पर क्या आंसर होने वाला है, यहाँ पर हमारे पास आंसर होने वाला है मैश टोपोलॉजी। यही सबसे रिलायबल टोपोलॉजी होती है और सबसे जो है बाई डायरेक्शनल में काम करती है, सबसे बेस्ट। ये कौन लिख रहे हैं कि ऑडिबल नहीं है? थोड़ा सा मैंने आपको क्लास में वेब के बारे में पढ़ाया था, कुछ वेब से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। जैसे इसमें कहा है हमारे पास, प्रोवाइड द फैसिलिटी टू क्रिएट लिंक बिटवीन वेब पेजेस। जो वेब पेजेस हैं उनके बीच में हमें लिंक क्रिएट करने, तो हम इनमें से किस चीज का यूज करेंगे? बेसिकली आपको मैंने क्लास में बताया था कि वेब पेज क्या होता है, ये वहां से रिलेटेड हम मान सकते हैं। वेब साइट क्या होती है? ठीक है। तो वेब पेजेस, वेब साइट, इनमें क्या डिफरेंस होता है? फिर आपको एक ये भी पढ़ाया था, यूआरएल क्या होता है, डोमेन क्या होता है, ये आपको अच्छे से पता होने चाहिए इनके बारे में। ठीक है। तो इसने कहा कि वेब पेजेस का कलेक्शन, वेब पेजेस मतलब एक सिंगल पेज जो हम ब्राउजर पे ओपन करते हैं उसको वेब पेज बोलते हैं। और ऐसी कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस जो है, इंटर रिलेटेड लिंक होते हैं जो हमारे पास वेब पेजेस के, उनसे हमारे पास क्या बनती है, वेबसाइट बनती है। एक वेबसाइट पे मल्टीपल वेब पेजेस हो सकते हैं। सिंगल पेज की भी वेबसाइट बनती है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि वेबसाइट पर मल्टीपल होने ही जरूरी है, 1 और मोर वेब पेजेस हो सकते हैं। तो अगर एक सिंगल डोमेन के अंदर हमारे पास, एक सिंगल डोमेन के अंदर मल्टीपल वेब पेजेस हैं, तो वो क्या क्रिएट करते हैं कि वेबसाइट क्रिएट करते हैं। डोमेन का मतलब यहाँ पे वेबसाइट में ऐसा नहीं होगा कि मान लिया एक वेब पेज आपने ले लिया विकिपीडिया का, एक वेब पेज ले लिया आपने यूट्यूब का, एक वेब पेज किसी और वेबसाइट का ले लिया, तो उनके कलेक्शन को वेबसाइट नहीं बोलेंगे। ठीक है। वेबसाइट जो है ऐसे वेब पेजेस के कलेक्शन होंगे जो सिंगल डोमेन पे काम कर रहे हो, इंटरलिंक हो। ठीक है। अब ये कह रहा है कि हमें लिंक कैसे क्रिएट करते हैं वेब पेजेस पे, तो यहाँ पे ऑप्शन है कि हाइपरलिंक से, इनलाइन से, HTML से या फ्रेम से। तो देखो क्या ऑप्शन हो सकता है इसका, कुछ आंसर आया? हाइपरलिंक। अच्छा, हाइपर इनलाइन क्या होता है, HTML क्या होता है, फ्रेम क्या होता है, किसी को पता है? ये थोड़ा सा हम इन ऑप्शन के बारे में बात करेंगे। आंसर आपका सही है कि हाइपरलिंक हमारे पास होता है। हाइपरलिंक क्या है, पहले यहाँ पे देखो, ये सारे ऑप्शन HTML से रिलेटेड है। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज होती है जिसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट
मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये मार्कअप का मतलब क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जैसे भाई हमारे पास क्वेरी लैंग्वेज होती है, एसक्यूएल वगैरह हम पढ़ते हैं, लेकिन ये मार्कअप का क्या मतलब है? मार्कअप बोलते हैं टैग्स को, ऐसी लैंग्वेज जिसके अंदर टैग्स का यूज होता है। क्या हुआ बेटा? तो टैग हमारे पास जैसे HTML के टैग होते हैं वो ऐसे लिखे जाते हैं, ये ओपनिंग टैग होते हैं, क्लोजिंग करते हैं तो यहाँ पे स्लैश लगा देते हैं इस तरह से HTML। कुछ टैग हमारे पास सिंगल लाइन में ही होते हैं, यहाँ पे इनके बीच में कुछ लिखा होता है जो इसके एलिमेंट्स कहलाते हैं। कुछ टैग होते हैं जिनमें एलिमेंट नहीं होते, खाली प्रॉपर्टीज होती हैं, तो वो टैग हमारे पास ऐसे लिख दिए जाते हैं। जैसे मान लिया IMG टैग के बारे में हम बात करें, अगर एक IMG टैग होता है इमेज के लिए, उसमें करके यहीं पे बंद कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, और ये हमारे पास जो होता है ये होता है सिंगल लाइन का टैग। तो जिस लैंग्वेज के अंदर टैग्स यूज करते हैं वो हमारे पास मार्कअप लैंग्वेज कहलाती है। HTML लैंग्वेज जो है ब्राउजर में यूज करी जाती है। ब्राउजर जो होता है, यानी ब्राउजर पे वेब पेज ओपन होते हैं, वेबसाइट ओपन होती है, तो ब्राउजर को HTML ही समझ में आती है। अगर किसी को भी कोई भी काम करना जो ब्राउजर पे आपको शो कराना है, तो बिना HTML के आप नहीं कर सकते। आपको कोई भी सॉफ्टवेयर बनाना हो, कोई भी आपको वेबसाइट बनानी हो, बिना HTML के कुछ नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको वो वेब पे लेके जाना, ठीक है, ऑनलाइन दिखाना, तो HTML आपको जरूर आनी चाहिए। और HTML बहुत ही सिंपल है, सबको आती भी होगी, मार्कअप लैंग्वेज होती है। इसमें 50-60 टैग हैं, ज्यादा भी नहीं। उन टैग्स को हमें समझना कैसे यूज, ये बेसिकली वेब पेज पे कंटेंट लिखने के लिए यूज करी जाती है। ठीक है, कोई भी हम वेबसाइट बनाते हैं तो वेबसाइट में HTML का सबसे मेन रोल है। अगर वेब पेज पे कोई भी कंटेंट आपको लिखना है तो हम क्या यूज करते हैं? HTML का। उस कंटेंट को लेआउट देना है, उसको डिजाइन करना, उसका मेकअप करना, तो हम एक कैस्केडिंग स्टाइल शीट CSS यूज करते हैं। उनको इंटरैक्टिव बनाना तो जावा स्क्रिप्ट या jQuery का यूज करते हैं। जावा स्क्रिप्ट से ही आगे jQuery आती है। आजकल बहुत सारी स्क्रिप्टिंग आ रही है जावा में भी। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है इस तरीके से यूज करी जाती है। अब हमारे पास जैसे HTML में टैग्स होंगे, तो अगर हमारे पास एक वेब पेज हमने बनाया तो उसके अंदर हमारे पास कुछ टैग्स हमें यूज करने पड़ेंगे। तो टैग में हमारे पास कुछ इनलाइन टैग भी होते हैं। ठीक है, तो इनलाइन टैग और ब्लॉक लेवल के टैग होते हैं। कुछ होते हैं हमारे पास ब्लॉक लेवल के टैग और कुछ होते हैं इनलाइन। इनलाइन का मतलब ये होता है कि वो टैग लिखने के बाद आपका कर्सर अगली लाइन में नहीं जाएगा, उसी लाइन में रुका रहेगा। और जो ब्लॉक लेवल के होते हैं उसमें क्या होता है? अगली लाइन में चला जाता है कर्सर। जैसे ब्लॉक लाइन का मतलब होता है, ये हमारे पास हेडिंग टैग होते हैं। जैसे H1 से लेके H6 तक 6 हेडिंग टैग होते हैं HTML में। ये हेडिंग लिखने के लिए होते हैं। तो ये टैग आप जैसे ही बंद करोगे, कर्सर आपको अगली लाइन में चला जाएगा। आपको न्यू लाइन के लिए कोई BR यूज नहीं करना पड़े, लाइन ब्रेक नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ब्लॉक लेवल के टैग ऐसे होते हैं जो ऑटोमेटिकली न्यू लाइन में कर्सर को ले जाते हैं, जबकि इन लाइन वाले न्यू लाइन में नहीं लेके जाते। जैसे आपको बोल्ड करना है, यहाँ पे कुछ लिखा, बोल्ड को बंद करा, तो आपका यहाँ पे मान लिया हेलो लिखा हुआ है, तो हेलो के बाद ही कर्सर रहेगा आपका यहीं पे। इसके नीचे कुछ और लिखोगे तो वो इसके आगे ही लिखा आएगा, अगली लाइन में नहीं जाएगा। तो इनलाइन टैग कहलाते हैं। वे इनलाइन टैग की कैटेगरी है। HTML आपको बता दिया। फ्रेम, फ्रेम क्या होते हैं? जैसे फोटो फ्रेम आपने देखे होंगे, तो ऐसे ही वेब पेज के एक पार्ट को फ्रेम बोल देते हैं। यानी अगर हमारे पास फ्रेम का मेनली यूज ऐसे किया जाता है, जैसे हमारे पास ये एक पेज है, वेब पेज है, इस पेज पे हमें यहाँ पे कुछ एडवर्टाइजमेंट लगाना है या कुछ डिस्प्ले कराना है अलग चीज यहाँ पे, तो हमने
हमने एक फ्रेम बना दिया, तो ये फ्रेम किसी दूसरी चीज से लिंक होता है, बाहरी चीज से, वहां पे कुछ चेंजेज होगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंजेज हो जाता है। जैसे आप देखते हो एडवर्टाइजमेंट चलते रहते हैं वेब पेजेस पे, वो चेंज होते रहते हैं ऑटोमेटिकली, हमें चेंज नहीं करना, कोई थर्ड पार्टी उसको चेंज कर लेती है, थर्ड पर्सन, तो वहां से ये ऑटोमेटिकली चेंज होता रहता है। कोई आपको यूट्यूब वगैरह की ऑडियो वीडियो वगैरह लगानी हो, वो वीडियो चलानी है यहाँ पे, यूट्यूब से आपने लिंक की हुई है तो वो यहाँ से चलेगी, ठीक है। तो वो कंट्रोल कहां से हो रही, यूट्यूब से, यहाँ पे डिस्प्ले हो रही, यहाँ पे है नहीं वो, ठीक है। तो इस तरह से फ्रेम का यूज कर लेते हैं। आजकल फ्रेम की जगह हमारे पास आई फ्रेम यूज हो रहे हैं। आई फ्रेम से ये फायदा होता है कि हमारे पास अगर आप पेज को रिफ्रेश कर रहे हैं या फ्रेम को रिफ्रेश कर रहे हैं तो केवल उतना ही पार्ट रिफ्रेश होगा, बाकी नहीं होगा, तो जिससे फास्ट हो जाता है काम। जबकि हमारे पास अगर हम फ्रेम का यूज करते थे, फ्रेम में हम एक पेज को मल्टीपल पार्ट में भी डिवाइड करके यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग चीजें चला सकते थे, ठीक है। तो वो पूरा रिफ्रेश होता था। तो अब फ्रेम का यूज करना कम हो गया है, फ्रेम की जगह हम आई फ्रेम यूज करते हैं। हाइपर लिंक हमको बनाने तो ये एंकर टैग से बनते हैं। ए टैग का यूज होता है हाइपर लिंक करने के लिए, ए, उसके बाद हाइपर रेफरेंस HREF लिखेंगे और जिस चीज से हमें लिंक करना हो वो लिंक देंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे बंद करके यहाँ पर जो भी हमें हाइपर टेक्स्ट देना है, जैसे मैंने लिख दिया क्लिक हेयर, ठीक है, तो उसके बाद ए को बंद कर दिया है। तो ये जो है हमारे पास एक हाइपर लिंक बन गया। यहां पर आपको हाइपर लिंक और हाइपर टेक्स्ट में डिफरेंस समझना है। ये जो पार्ट क्लिक है लिखा, इसको बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट, यानी ऐसा टेक्स्ट जिस पे क्लिक करने पे कोई लिंक ओपन होगा, वो हाइपर टेक्स्ट कहलाता है। यहां पर जो हम लिंक देंगे वो कहलाता है हमारे पास हाइपर लिंक, ठीक है। ये वाला हमारे पास हाइपर लिंक प्रोवाइड करवाए जाते हैं ए टैग से। ए की फुल फॉर्म है एंकर, ठीक है। ये एंकर टैग होता है। HREF की फुल फॉर्म होती है हाइपर रेफरेंस, ठीक है, रेफरेंस दे। जब आप हाइपर लिंक देंगे तो ये जो लिंक है यहां पर आपको पूरा पाथ देना पड़ेगा लिंक का, ठीक है। बेसिकली अगर आप वेब पे जा रहे हैं, लोकल पे आपने पेज बनाया, तो आपको ध्यान रखना HTTP भी लिखना है। HTTP या HTTPS जो आ रहा वो लिखेंगे। अगर ये नहीं लिखे, मान लिया आपने अपनी नोटपैड पे ये लिंक बनाया और लिंक बनाने के बाद फाइल को .html से सेव कर दो तो वो वेब पेज बन जाता है .html से सेव करने पे। अगर आपने मान लिया इस क्लिक हेयर से आपको YouTube ओपन करना है तो आपने www.youtube.com लिख दिया, ठीक है। तो ये HTTPS ने लिखा तो YouTube ओपन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपका ये वेब पेज आपके लोकल सिस्टम पे, जबकि YouTube का जो ये लिंक है, ये लिंक जो है सर्वर पे, तो सर्वर के लिए आपको HTTPS लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर ये आपका पेज भी सर्वर पे होता तो आपके ऑप्शनल होता, तो बेटर ये होता है कि आप पूरा लिंक दें, HTTP भी करके लिखें, प्रोटोकॉल का नाम भी लिखें वहां पे, ठीक है। तो ये देना होता है हमें, तो इसको हम हाइपर लिंक बोलते हैं। ये हाइपर टेक्स्ट। हाइपर लिंक भी हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल होते हैं। इंटरनल हाइपर लिंक जो है वो किस तरह से काम करते हैं? इंटरनल का मतलब होता है जो सेम डोमेन में काम कर रहे हो। मतलब एक वेबसाइट है, मान लिया हमारे पास spsarmaji.com, अगर जो लिंक हम बना रहे उसी वेबसाइट के पेज पे लेके जा रहा है, या विकिपीडिया, हमारे पास एक वेबसाइट है, विकिपीडिया के पेज से विकिपीडिया का ही कोई दूसरा पेज ओपन हो रहा है, तो ऐसा लिंक इंटरनल लिंक कहलाएगा। लेकिन विकिपीडिया पे हम ओपन किया हुआ है हमने, वहां से किसी लिंक पे क्लिक करके किसी दूसरे वेबसाइट पे जा रहे, किसी दूसरे डोमेन पे जा रहे, तो वो एक्सटर्नल लिंक कहलाएगा, ठीक है। अगर सेम डोमेन के अंदर लिंक बने हैं तो इंटरनल लिंक, डिफरेंट डोमेन पे लिंक बने हैं तो एक्सटर्नल लिंक। जो हमारे पास लिंक होते हैं इंटरनल में भी हमारे पास एक बुक मार्क होता है। बुक मार्क का मतलब होता है सेम डोमेन के अंदर ही है, वो सेम पेज पर भी है। जैसे आपने क्लिक
क्लिक किया तो उसी पेज पे ऊपर नीचे हो रहा है स्क्रॉल। उस तरह आप विकिपीडिया पे जो लिस्ट बनी होती है, हेडिंग टॉपिक के नाम लिखे हो, उस पे क्लिक करेंगे, टॉपिक नीचे ही लिखे होते हैं वहां पे, ठीक है। तो वो जो है हमारे पास क्या होता है, बुकमार्क। अगर सेम पेज पे ही लिंक बने हैं तो बुकमार्क कहलाएंगे, सेम डोमेन पे है तो वो इंटरनल लिंक, और एक्सटर्नल डोमेन पे किसी दूसरे डोमेन पे तो एक्सटर्नल लिंक कहलाएंगे। तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा हाइपर लिंक। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है। इसमें कहा है href इज रेफर टू। href की फुल फॉर्म क्या होती है? अभी आपको बताया href जो होता है ये कहलाता है हमारे पास हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस, ठीक है। तो हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस, जो हाइपर टेक्स्ट है वो किस चीज को रेफर कर रहा है, वो हमारे पास हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस कहलाता है, ठीक है। तो ये href है। देखो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू आपको इनको समझा देता हूं। यहाँ देखो यहाँ पर आपको एक विकिपीडिया का लिंक शो हुआ होगा, ठीक है। अब आपको मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, आपको बताना कि क्या कौन सा लिंक बना हुआ है। जैसे ये सारी चीजें यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसमें जितने भी ब्लू कलर के हैं और जिनके ऊपर माउस ले जाने पर हमारे पास हैंड का साइन बन जाता है, तो ये सब क्या है, हाइपर टेक्स्ट है और इन पे लिंक बने हुए हैं, कोई दूसरी चीज हमारे पास ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब देखो जैसे मान लिया मैंने यहाँ पे बोल दिया कि अर्थमेटिक पे क्लिक करा, तो ये क्या है, लिंक है। इस पे क्लिक करने पे हमारे पास क्या ओपन हुआ, दूसरा पेज ओपन हो गया। इस पेज का यहाँ पे यूआरएल देखोगे अर्थमेटिक, लेकिन मेन डोमेन जो है वो हमारे पास क्या है, wikipedia.org ही है। आप यहाँ पे मैथमेटिक्स पे क्लिक कर रहे तो यहाँ पे मैथमेटिक्स आ गया अर्थमेटिक की जगह, लेकिन ये wikipedia.org ही है। तो इस तरह के जो लिंक है ये क्या कहलाते हैं हमारे पास, ऐसे लिंक कहलाएंगे इंटरनल लिंक। अब देखो यहाँ पर ये कंटेंट है, ये लेफ्ट साइड में कंटेंट शो हो रहे। इस कंटेंट पे मैंने हिस्ट्री पे क्लिक किया, तो हिस्ट्री पे क्लिक करने पे देखो यहाँ पे लास्ट में हैश हिस्ट्री लग गया। यहाँ पे मैथमेटिक्स वगैरह ये सारा यही था, केवल हैश हिस्ट्री लग गया। इसी पेज पे हम नीचे आ गए। ये ऊपर देखो यही वाला पेज था हमारे पास मैथमेटिक्स वाला, लेकिन हिस्ट्री करने पे हमारे पास नीचे आ गए। जैसे मैं यहाँ पे एरिया ऑफ मैथमेटिक्स पे क्लिक करता हूँ तो इसी पेज पे हम थोड़ा नीचे आ गए। इतना यूआरएल जो है हमारे पास सेम है बिल्कुल, केवल हैश के बाद की चीज चेंज हो रही। तो जो ये हैश के बाद लिखा होता है इसको बुकमार्क बोलते हैं, तो इसको बुकमार्किंग बोल रहे। इसी पेज में ऊपर नीचे हम जब स्क्रॉलिंग कर रहे हैं तो बुकमार्किंग हो रही है, ठीक है। अब अगर मैं यहां से किसी दूसरे पेज पे चला जाता हूं, ठीक है, मान लिया हमारे पास यहाँ पे कोई पेज ही दूसरा आ जाता है, हम विकी यूनिवर्सिटी पे चले जाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे wikipedia.org था, लेकिन wikipedia.org की जगह अब यूआरएल हो गया wikiuniversity.org। तो इस तरह का जब हमारे पास चेंजेज हुआ तो अब ये लिंक कैसा कहलाया, ये कहलाया हमारे पास एक्सटर्नल लिंक, ठीक है। तो ऐसे लिंक को क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल लिंक बोलेंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से हमारे पास लिंक होते हैं यहाँ पे, हाइपर लिंक वगैरह। इसको कर देते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमने हाइपर इसके बारे में पढ़ ही लिया है, href क्या होता है। नेक्स्ट समझते हैं। यहाँ पे लिंक से ही रिलेटेड है कि ए लिंक विद इन वेब पेज, a link within web page that takes you to some other section of the same web page। क्या बोलेंगे उसको, एक ऐसा लिंक जो आपको क्या करना है, सेम वो अदर सेक्शन पे ले जा रहा, दूसरे सेक्शन पे, सेम वेब पेज के दूसरे सेक्शन पे ले जा रहा। बताइए क्या बोले। अरे भाई अभी बताया आपको, अगर हमारे पास सेम पेज है, सेम पेज के किसी भी सेक्शन पे जाना या ऊपर नीचे जाना, वही तो सेक्शन है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली बुकमार्क बोलते हैं। अब बुकमार्क तो है नहीं इसके अंदर, यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है बुकमार्क का, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन है हाइपर लिंक, ए लिंक, यू लिंक और वी लिंक, ये वाले हैं। तो देखो ये ए लिंक, यू लिंक या वी लिंक क्या होते हैं,
ठीक है। हाइपर लिंक तो मेन लिंक है, उसी के अंदर हमारे पास इंटरनल लिंक, एक्सटर्नल लिंक या बुकमार्क जो भी होंगे हाइपर लिंक के अंदर ही होंगे। तो आंसर तो हमारे पास हाइपर लिंक होगा। अब हाइपर लिंक में ही जैसे हम यहाँ पे AHREF लिखते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे एक लिंक का टाइप ऐसे बना देते हैं ए लिंक वी लिंक, ठीक है, ये भी बना देते हैं। तो ए लिंक और वी लिंक क्या होते हैं, यू लिंक हमारे पास नहीं होता यहाँ पे। ए लिंक का मतलब होता है एक्टिव लिंक, ठीक है, और वी लिंक का मतलब होता है विजिटेड लिंक, ठीक है, और एक नॉर्मल लिंक होता है जो बाय डिफॉल्ट हमारे पास हाइपर लिंक से ही होता है, ठीक है। तो एक्टिव लिंक मतलब क्या होता है, जैसे ही आप यहाँ पे एग्जांपल पे समझते हैं, देखो इसको मैं ओपन कर देता हूं वापस से। यहां पर हमारे पास ये विकिपीडिया का पेज ओपन है, ठीक है, विकिपीडिया पे चले जाते हैं, यहाँ पे वापस बहुत सारे लिंक ही लिंक बने हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, इस पेज पे इतने सारे लिंक हैं। तो आप ये लिंक देख रहे हैं, इन लिंक पे माउस ले जाने पे हमारे पास क्या बन रहा है, हैंड का साइन बन रहा। अब मैं इसको दबा के रख रहा, माउस मैंने छोड़ा नहीं, दबा के रखा प्रेस करके, तो इसका कलर चेंज हो गया, ठीक है। कलर जो ब्लू था, ब्लू से हमारे पास क्या हो गया, एक तरह से येलो टाइप से का कलर हो गया है यहाँ पे। तो ये जो अब हमने यहाँ पे प्रेस करके रखा हुआ, इसी को बोलते हैं एक्टिव लिंक, यानी ऐसा लिंक जो अभी रिलीज होने वाला है, क्लिक होने वाला है, उसको एक्टिव लिंक बोलते हैं। अभी ये बाय डिफॉल्ट सब लिंक है, ठीक है, जैसे ही माउस प्रेस हो जाता है किसी लिंक पे तो एक्टिव लिंक है। ये ए लिंक वी लिंक जो है या लिंक जो है, ये बेसिकली कलर देने के लिए है या कोई एक्शन परफॉर्म करने के लिए होते हैं, कि जब हम इस पे माउस ले जा रहे हैं, एक ये ओवर हो जाता है, ओवर की प्रॉपर्टी हो जाती है कि उसके ऊपर ले जाने पे ये मैथमेटिक्स के बारे में लिखा आ गया। अब हम प्रेस कर रहे हैं, इसका कलर चेंज हो गया, तो ये डिनोट कर रहा है एक्टिव लिंक। जैसे ही इस पे क्लिक किया हमने तो वो लिंक विजिटेड लिंक कहलाया है। तो विजिटेड लिंक पे वापस जाएंगे तो उसका कलर हमारे पास थोड़ा सा, यहाँ पे विजिटेड लिंक का भी सेम ही कलर दिया हुआ, लेकिन अगर आप नॉर्मल बनाते हैं, कहीं पे गूगल पे भी अगर आप सर्च करते हैं कुछ, तो अगर मान लिया आप यहाँ पे मैंने लिखा ए, तो देखो अमेजन जो है हमारे पास, कुछ हमारे पास वो आ जाएगा, कोई लिंक हमने अमेजन का ही नॉर्मल ऐसा ओपन कर लिया, तो जो विजिटेड लिंक होते हैं वो डार्क हो जाते हैं, ठीक है, तो हमारे पास वो कुछ डार्क होके आ जाते हैं, ऐसे लिंक विजिटेड कहलाते हैं, यानी जिसपे हम पहले जा चुके हैं वो लिंक हमारे पास विजिटेड लिंक कहलाते हैं, और जिसपे हम अभी तक गए नहीं है वो नॉर्मल लिंक रहेंगे, केवल लिंक बने हुए हैं, ठीक है। और जो हम विजिट कर चुके हैं वो विजिटेड लिंक, और जिसपे हम अभी क्लिक किए हुए हैं वो एक्टिव लिंक होंगे। ये लिंक के टाइप होते हैं। तो लेकिन अब यहाँ पे तो कहा है सेम सेक्शन में जाने, तो उसमें विजिटेड या एक्टिव का मतलब नहीं है, वो हमारे पास हाइपर लिंक ही होगा। सारी चीज हाइपर लिंक के अंदर ही आती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पे कहा गया है ए ब्लॉग इज ड्राइव फ्रॉम द टर्म, जो ब्लॉग हम यूज करते हैं, तो ब्लॉग, ये जो टर्म आई है ब्लॉग, आजकल तो व्लॉग भी होते हैं, वीडियो बनाते हैं यूट्यूब पे, कोई पर्सनल वीडियो बना रहे हैं उनको व्लॉग बोल देते हैं। ऐसे ही ब्लॉग था जिसमें टेक्स्ट में लिख के हम करते थे, जैसे गूगल का ब्लॉगर है, ठीक है, तो ब्लॉगर पे आप लिखते हैं अपने बारे में या कुछ, या किसी भी कंटेंट के बारे में हम बताते हैं। तो ये जो टर्म है ब्लॉग, ये कहां से ड्राइव हुई है, वेब से या वेब ब्लॉग से या वेब फॉर्म से या वेब पोस्ट से, ये चार ऑप्शन है। तो ब्लॉग जो टर्म आई है आप देख रहे हैं ये आई है ब्लॉग से, ठीक है, किससे आई है, व्लॉग से। जैसे पहले ये टर्म थी हमारे पास वी ब्लॉग, इस तरह समझ सकते हैं, हमारा ब्लॉग, ठीक है, तो अब इसको खाली क्या बोलते हैं, ब्लॉग बोलते हैं। ब्लॉगर हमारे पास गूगल की एक सर्विस है, वहां से हम इसको यूज कर सकते हैं, और भी अलग अलग कंपनियों की होती है, वहां से आप यूज कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, हमने ईमेल के बारे में पढ़ा था थोड़ा सा, पहले ईमेल क्या होता है, किसने बनाया, किस तरीके से, और साइबर सिक्योरिटी वगैरह इनके बारे में पढ़ा था। तो बताओ बेटा, हमारे पास ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है, अंकित कुमार,
अनसोलिटेड कॉमर्शियल ईमेल इज कॉल्ड एज, उनको क्या बोलते हैं, ऐसी ईमेल को जो कॉमर्शियल ईमेल आती हैं उनको क्या बोलते हैं, लिंक, हाइपरलिंक, स्पैम या जंक, क्या बोलेंगे, कुछ स्पैम बोलेंगे, ठीक है। तो स्पैम हमारे पास क्या होती है, कुछ कॉमर्शियल ईमेल होती है अनचाही, ठीक है। अनसोलिटेड का मतलब है अनचाही, जो हम चाह नहीं रहे, हमारे पास एडवर्टाइजमेंट इसी तरह से आती रहती है, हमारे कोई ऐसे मतलब की नहीं है, बस एडवर्टाइजमेंट के लिए आई है, तो ऐसी ईमेल को स्पैम बोलते हैं। पहले स्पैम बहुत आती थी, अब गूगल ने क्या किया हुआ है, जो जीमेल की सर्विस है या और भी कंपनी है, सब कर रहे हैं ईमेल सर्विस वगैरह, कि जो स्पैम है उनको वो क्या कर देते हैं, अलग फिल्टर करके अलग फोल्डर में डाल देते हैं, ठीक है। तो स्पैम का एक अलग फोल्डर हो जाता है। स्पैम में कौन सी मेल आती है, बेसिकली जो बिजनेस ईमेल आईडी से भेजी जाती हैं, मोस्टली वो हो जाती है, या ऐसी ईमेल जो बल्क में भेजी जा रही है, यानी एक ही साथ आपने हजारों लाखों मेल कर दी किसी ने, तो उसकी मेल स्पैम में चली जाती है यहां से, ठीक है। लेकिन अगर आप ने उसको रिकॉग्नाइज किया कि भाई कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि पर्सनल जो कॉमर्शियल ईमेल आईडी है उससे एडवर्टाइजमेंट नहीं हो रहा, उससे इंफॉर्मेशन ही दी जा रही, जैसे आप ऑनलाइन कोई फॉर्म भरते हैं उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आती है, वो तो कॉमर्शियल वो होता है, उसका यूआरएल जो बनता है, डोमेन जो बनता है, ठीक है, डोमेन होता है बेसिकली, तो डोमेन उसका कॉमर्शियल ही होता है, लेकिन वो स्पैम में नहीं जाती, पहली बार जा सकती है वो, अगर आप उसको नोट स्पैम कर देंगे फिर आगे से वो नहीं जाएगी, अगर कोई जा रही है तो, ठीक है, तो वो हम वहां से कर देते हैं। तो ये हमारे पास स्पैम कहलाती हैं इस तरह की एडवर्टाइजमेंट जो बल्क में ईमेल आईडी भेजी जाती है, मेल भेजी जाती है। अब यहाँ पे आते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा है इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ HTML डॉक्यूमेंट, ठीक है। HTML डॉक्यूमेंट का सबसे बड़ा पार्ट क्या होता है, देखो HTML का जो डॉक्यूमेंट होता है, यानी HTML डॉक्यूमेंट का मतलब होता है एक वेब पेज, जो वेब पेज है उसी को हम क्या बोलते हैं, HTML डॉक्यूमेंट बोलते हैं। तो वेब पेज हमारे पास क्या होता है, इसमें आप देखेंगे कोई भी वेब पेज होता है, ऊपर की साइड हमारे पास यहाँ पर पेज का टाइटल बना होता है, फिर नीचे एक एड्रेस बार होता है, बुकमार्क भी होता है, ये एड्रेस जहाँ पे URL वगैरह लिखे होते हैं, और यहाँ पे हमारे पास ये मेन कंटेंट लिखा होता है, ये ठीक है। तो ये मेन कंटेंट जो होता है इसको बोलते हैं पेज का बॉडी पार्ट, ऊपर वाला पार्ट जो होता है ये सब हेडर पार्ट कहलाता है। तो ये हेड टैग के अंदर दिया जाता है, हेड टैग पहले लोड होता है, उसके बाद बॉडी पार्ट होता है। तो बॉडी पार्ट में सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन लिखी जाती है, यहाँ पे मेनली जो आपको पेज पे कंटेंट डिस्प्ले करा जा रहा वो बॉडी टैग के थ्रू लिखा जाएगा, और उसको HTML डॉक्यूमेंट का बॉडी पार्ट बोलते हैं, या वेब पेज का बॉडी पार्ट बोलते हैं। इस तरह से हमारे पास जब भी HTML डॉक्यूमेंट लिखा जाता है तो पहले HTML टैग लगाते हैं, उसके बाद हमारे पास हेड टैग होता है, हेड टैग में आपको टाइटल वगैरह या जो भी लिखने हैं वो सब लिखते हैं, उसके बाद हमारे पास बॉडी टैग होता है, ठीक है। जब हेड बंद हो जाता है उसके बाद इस बॉडी में पूरा कंटेंट जो भी वेब पेज पे डिस्प्ले कराना है आपको वो बॉडी के अंदर लिखा जाता है। तो सबसे बड़ा पार्ट हमारे पास क्या होगा, बॉडी पार्ट होता है, ठीक है। तो हेड और बॉडी, जैसे हमारे भी गर्दन से ऊपर वाला हेड और बाकी सारा बॉडी, बॉडी पार्ट बड़ा है, ठीक है, इसी तरह से इसमें होता है। तो अब ये क्वेश्चन है नेक्स्ट, इसमें कहा स्टैटिक वेबसाइट इज कोडेड इनटू लैंग्वेज, जो स्टैटिक वेबसाइट है वो किस लैंग्वेज में लिखी जाती है। स्टैटिक का मतलब होता है जिसका कंटेंट फिक्स है, कंटेंट उसका चेंज नहीं हो रहा, एक बार जो लिख दिया वो लिख दिया, अगर चेंज करना तो बैक एंड से कोड करके ही चेंज करा जाएगा। फिर मतलब यूजर इंटरेक्टिव नहीं, यूजर नहीं चेंज कर सकता, यूजर की कमांड पे, यूजर के इंटरेक्शन पे चेंज नहीं होगा वो कंटेंट। तो ऐसी साइट जो है स्टैटिक साइट कहलाती है। तो कौन सी लैंग्वेज से, XML, VB.NET, CSS विद स्क्रिप्टिंग या HTML, बताओ क्या आंसर होगा। आदित्य पांडे, क्या आंसर होगा।
देखो यहाँ पे हमें बेसिकली, अगर आपको नहीं पता, अभी बताया था, वैसे तो HTML जो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है, ये केवल कंटेंट लिखने के लिए होती है, तो ये स्टैटिक कंटेंट बनाती है बेसिकली। अगर हम उसमें बताया था CSS कर देते हैं, उसका लेआउट हो जाता है, स्क्रिप्टिंग लगा देते हैं जावा स्क्रिप्ट वगैरह, तो यूजर इंटरेक्टिव बन जाती है, तो वहां से यूजर का इंटरेक्शन शुरू हो जाता है। तो जब हम स्क्रिप्टिंग यूज करने लगते हैं तो यूजर का इंटरेक्शन शुरू हो जाता है, यूजर अपने क्लिक वगैरह पे कंटेंट को चेंज कर सकता है, ठीक है, स्क्रिप्टिंग से। तो स्क्रिप्टिंग डायनेमिक में आ जाएगी हमारे पास। VB.NET विजुअल बेसिक .NET जो होता है, ये भी हमारे पास क्या होता है, विजुअल बेसिक से बैक एंड कोडिंग करी जाती है, ये फ्रंट एंड पे ही यूज करी जा रही है, तो ये भी डायनेमिक साइट बनाने के लिए यूज होती है। XML जो है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज होती है, इसका काम होता है डेटा को ट्रांसपोर्ट करना, यानी एक जगह से, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक डेटा को लेके जाने का काम XML के थ्रू किया जाता है, ठीक है। बिना XML के कोई वेबसाइट नहीं चलेगी। कोई भी वेबसाइट आपको बनानी, चाहे स्टैटिक बनानी चाहे डायनेमिक बनानी, तो ये ही बताती है कि XML ही बताती है कि होम पेज पे कौन सा पेज खुलेगा, यानी डोमेन डालते ही पहला पेज कौन सा आएगा, ठीक है। और एक पेज से डेटा को हमें दूसरे पेज पे ट्रांसपोर्ट करना, तो किस तरह से करेंगे, तो ये डेटा को स्टोर करने और ट्रांसपोर्ट करने के लिए XML का यूज करा जाता है। स्टैटिक साइट बनाने के लिए HTML का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें कहा है कि कौन सा एट्रीब्यूट, द एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू डिस्प्ले स्पेसिफिक आउटर पोर्शन ऑफ द टेबल बॉर्डर। टेबल बना रहे हैं आप, इस तरह की टेबल होती है जिसमें रो और कॉलम होती है, आपने वेब पेजेस पे भी देखी होगी टेबल बनी हुई, ठीक है। तो वेब से रिलेटेड जो कंटेंट है वो मैंने आपको इसमें क्वेश्चंस जो है ये प्रीवियस ईयर के करा के कवर कराने की कोशिश करी गई है। तो आप जो है यहाँ पे HTML से रिलेटेड क्वेश्चंस मेनली पूछे जाते हैं। ये जो हमारे पास बॉर्डर है, ये बॉर्डर कैसे डिजाइन होता है, कि कितना बड़ा बॉर्डर हो, कितना मोटा हो, क्या कलर हो इसकी, तो ये हम कैसे बनाते हैं, तो एक बॉर्डर नाम का ही एट्रीब्यूट होता है, ठीक है। तो बेसिकली टेबल बनाने के लिए टेबल टैग का यूज करा जाता है, उसमें एक बॉर्डर नाम का एट्रीब्यूट डाल देते हैं। बॉर्डर आप बता देते हैं कि सॉलिड बॉर्डर बनाना है, कैसा बनाना है, बॉर्डर की हाइट विड्थ वगैरह, विड्थ ही होती है बेसिकली, वो आपको देनी है, तो वो हम यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये जो आंसर होगा इसका हो जाएगा बॉर्डर। फ्रेम और हेडर और वी अलाइन, आपको ये फ्रेम बता दिया, आपको हेडर बता दिया क्या होता है, डॉक्यूमेंट का अपर वाला पार्ट। वी अलाइन का मतलब होता है वर्टिकल अलाइनमेंट, जैसे हमारे पास ये एक सेल बनी हुई है, तो कंटेंट यहाँ पे लिखा जाएगा, ऊपर या बीच में या नीचे कहाँ आएगा, वो वी अलाइन बताता है। एक अलाइन होता है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट और एक वर्टिकल अलाइनमेंट वी अलाइन से होता है। चलो ये वाला पार्ट हमारे पास जो है कंप्लीट हुआ, जो नेटवर्किंग या हमारे पास वेब से रिलेटेड था, ठीक है। इसी पार्ट में हमारे पास वेबसाइट से रिलेटेड कुछ चीजें थी, वेबसाइट वेब पेज जो क्वेश्चन आए थे वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। अगला वाला पार्ट हमारे पास जो है, ये वाला पार्ट है बेसिकली DBMS से रिलेटेड, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ पर, तो हम यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे अब, ठीक है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भाई डेटाबेस का मतलब क्या होता है। तो देखो भाई, हम यहाँ पे अगर बात करें तो डेटाबेस की यहाँ पे एक टर्म होती है, पहले हम ये देखते हैं DBMS, इसकी फुल फॉर्म होती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। डेटाबेस की अगर हम बात करें, डेटाबेस भी दो टर्म से मिलकर बना है, डेटा प्लस बेस, ठीक है। तो डेटा क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर जो भी चीज आप इनपुट कर रहे, कुछ भी इनपुट कर रहे हो, वो हमारे पास डेटा कहलाता है। इस डेटा को कंप्यूटर में जाता है, ये प्रोसेस होता है, कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, प्रोसेस, और फिर हमें आउटपुट मिलता है। जो आउटपुट होता है उसको बोलते हैं हम इंफॉर्मेशन, और जो हमारे पास इनपुट हो रहा है इसको बोलते हैं हम डेटा, ठीक है। ये क्या कहलाता है, डेटा, और जो हमें आउटपुट मिल रहा
डेटा, वो इंफॉर्मेशन। तो डेटा को हम स्टोर करके रखते हैं अपनी मेमोरी में, ठीक है, या जिस पार्ट में जैसे हम स्टोर करके रख रहे हैं, जहां पर डेटा स्टोर हो रहा है, डेटा को स्टोर करने की जो लोकेशन है उस लोकेशन को बोलते हैं डेटाबेस, ठीक है। जहां पर भी जैसे मान लिया आपकी कॉपी है, कॉपी पे आपने नोट्स बनाए हुए हैं, तो जो नोट्स कंटेंट आपने लिखा हुआ है वो डेटा, और जो आपकी कॉपी या रजिस्टर है वो क्या कहलाएगा, डेटाबेस कहलाएगा। अब इस डेटाबेस को कोई मैनेज करने वाला है, जैसे आपके कॉपी रजिस्टर को आप मैनेज कर रहे हैं, ऐसे कंप्यूटर में अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हम कोई डेटा रख रहे हैं, उसको किस तरीके से अरेंज करा जाए, लॉजिकल अरेंजमेंट रखा जाए कि उसमें एम्बिग्यूटी ना हो, उसके अंदर सिक्योरिटी रहे, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, तो वो सब करने के लिए जो हम यूज करते हैं, यानी जो उसको मैनेज कर रहा है, ऐसा सॉफ्टवेयर जो डेटाबेस को मैनेज कर रहा है, उसका काम डेटाबेस को बनाना है, उसको मैनेज करना है, उसको ऑपरेट करना है, तो ऐसा सॉफ्टवेयर कहलाता है डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू हम डेटाबेस को मैनेज करते हैं। अब हमारे पास डीबीएमएस में भी एक होता है हमारे पास आरडीबीएमएस। आरडीबीएमएस का मतलब होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, रिलेशनल का मतलब होता है कि डेटा आपको टेबल की फॉर्म में लिखना है, ठीक है भाई। आप रजिस्टर पे नॉर्मल नोट्स बना रहे, डेटा तो आप वर्ड की फाइल में भी लिख रहे हो, लेकिन वर्ड की फाइल में नॉर्मल डेटा लिखा तो उसको सर्च करना, बाद में रिट्रीव करना मुश्किल हो जाता है, तो हम डेटा को टेबल की फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास बेटर तरीके से रीयूज हो सकता है वो, ठीक है। तो जब डेटा को हम टेबल की फॉर्म में लिखते हैं तो उसको बोलते हैं हम आरडीबीएमएस। आरडीबीएमएस में बेसिकली जो टेबल होती है उसको कुछ रीनेम हमने किए हैं, टेबल को हम बोलते हैं बेसिकली रिलेशन, इसीलिए इसका नाम है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, क्योंकि टेबल की फॉर्म है, लेकिन टेबल को क्या बोला गया, एक रिलेशन बोला गया, जिसके अंदर डेटा जो लिखा वो इंटर रिलेटेड डेटा होगा। तो डेटाबेस जो होता है हमारे पास कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा रहता है, तो उसके अंदर टेबल बनेंगी। टेबल किससे बनती है, रोज से बनती है। रोज जो होती है, रोज को इसमें बोलते हैं यहाँ पे टपल, ठीक है। और एक होता है हमारे पास कॉलम, कॉलम को यहाँ पे बोलते हैं एट्रीब्यूट। नॉर्मल वे में हम जब टेबल की बात करते हैं तो रो को रिकॉर्ड भी बोल देते हैं और कॉलम को हम फील्ड भी बोल देते हैं। तो आपके पास ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि रिलेशनल डेटाबेस में रिकॉर्ड को क्या बोलते हैं, या फील्ड को क्या बोलते हैं, या कॉलम को क्या बोलते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। रिकॉर्ड, रो और टपल एक ही बात है, फील्ड, कॉलम या एट्रीब्यूट एक ही बात है, और टेबल और रिलेशन एक ही बात है। अब जैसे हमारे पास ये एक टेबल बनी हुई है जिसमें आईडी, नेम और एज हमने कॉलम बनाए हुए हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक टेबल है जिसमें 1, 2 राम, राज और इनकी 18, 21 ये लिखी हुई है एज। तो ये हमारे पास मान लिया स्टूडेंट नाम की टेबल है। इस टेबल में 3 कॉलम है और 2 रोज लिखी हुई है, 2 रिकॉर्ड्स हैं। तो जो नंबर ऑफ कॉलम होते हैं उनको हम बोलते हैं डिग्री, यानी इस टेबल की डिग्री कितनी होगी, 3 होगी। 3 क्या कहलाएगी, इसकी डिग्री कहलाएगी, ठीक है। अब 2 क्या है, इसमें रोज हैं, तो जितनी रो होंगी वो इसकी कार्डिनलिटी कहलाती है। कार्डिनलिटी कितनी होगी, 2 होगी। तो टेबल की कार्डिनलिटी क्या कहलाएगी, नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ टपल को कार्डिनलिटी बोलते हैं, और नंबर ऑफ कॉलम को डिग्री बोलते हैं टेबल की, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो टेबल है, अगर मुझे पता करना कि भाई राम की एज कितनी, तो राम तो हमारे पास, अगर इसमें और भी रिकॉर्ड डाल दूं मैं, यहाँ पे 3 और फिर उसको भी राम कर दूं और यहाँ पे एज कर दूं 20, ठीक है। और फिर मैंने एक रिकॉर्ड और डाल दिया 4 नंबर का, और यहाँ पे नाम कर दिया राज, एज कर दी 21, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, मान लिया एक क्लास है, या इसकी भी हम ये कर देते हैं 18 कर देते हैं, ठीक है, बिल्कुल ही सेम हो जाएगा। तो देखो, अगर मैं कहूं राम की एज बताओ क्या है, तो राम की एज एक बच्चा बता सकता है 18, एक बच्चा बता सकता है 20,
ठीक है, तो 2 आ रही है। राज की एज पूछें तो 21 और 18 आ सकती हैं, ये भी हो सकती है। या मैं पूछूं जिसकी एज 18 है उसका नाम बताओ, तो राज भी बता सकता है, कोई राम भी बता सकता है। तो मल्टीपल आंसर आ रहे, मल्टीपल आंसर नहीं आने चाहिए हमारे पास। हमें डेटा को इस तरह से स्टोर करना कि जब हमें किसी स्पेसिफिक के बारे में डिटेल निकालनी तो वो कैसे निकलेगी, वो आईडी से निकलेगी। अगर मैं कहूं इस आईडी का नाम और या एज बताओ तो इसी का बताएगा, 2 आंसर नहीं आएंगे। चाहे क्लास में 50 बच्चों से पूछ लो तो सब एक ही आंसर देंगे। तो हमारे पास टेबल में कम से कम एक ऐसी कॉलम होना जरूरी है जो बिल्कुल यूनिक हो, जिससे हम सारे एट्रीब्यूट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर लें। तो ऐसे एट्रीब्यूट को या ऐसे कॉलम को बोलते हैं प्राइमरी की। क्या बोलेंगे? प्राइमरी की। प्राइमरी की ऐसा एट्रीब्यूट होता है, ऐसा कॉलम होता है टेबल का जिसमें सारी वैल्यू क्या होती हैं? यूनिक होती हैं। वो कोई भी डुप्लीकेट नहीं होगी और कोई भी वैल्यू खाली नहीं होगी, यानी सारी की सारी वैल्यू फिल होंगी, वो ब्लैंक नहीं रह सकती, नल नहीं रह सकती। लेकिन एक टेबल में मल्टीपल इस तरह की चीजें हो सकती हैं, ऐसे कॉलम मल्टीपल हो सकते हैं। जैसे ईमेल आईडी है, ये भी मान लिया सबकी अलग अलग है। मोबाइल नंबर लिखा मैंने, ये भी सबका अलग अलग है। ठीक है, तो अब हमारे पास ऐसी चीजें 3 हो गई हैं कि आईडी भी, ईमेल भी, मोबाइल भी। तो क्या तीनों प्राइमरी की हैं? नहीं। एक टेबल में प्राइमरी की एक ही होगी, एक से ज्यादा नहीं हो सकती। लेकिन जो बाकी हमारे पास आईडी भी, ईमेल भी और मोबाइल भी, ये तीनों मिलके कहलाती हैं कैंडिडेट की। ठीक है, क्या कहलाएंगी? कैंडिडेट की। कैंडिडेट की ऐसी कीज होती हैं, ऐसे कॉलम्स होते हैं जो प्राइमरी की बन सकते हैं, प्राइमरी की के बनने के एलिजिबल हैं। तो इसके अंदर आईडी भी, ईमेल भी और मोबाइल नंबर, ये अगर सारे के सारे यूनिक हैं और यूनिक के साथ साथ इसमें कोई भी नल वैल्यू नहीं है, मतलब ब्लैंक नहीं है, तो ये सारे के सारे क्या बन सकते हैं? प्राइमरी की बन सकते हैं। तो वे सारे के सारे कॉलम जो है कैंडिडेट की कहलाते हैं। कैंडिडेट की एक से ज्यादा हो सकती है, लेकिन वो जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है उस पर डिपेंड करता है, उसको इनमें से सबसे बेस्ट कौन सा लगता है वो इसको सेलेक्ट करके प्राइमरी की बना देता है। जैसे आप मान सकते हो कि अभी इलेक्शन होने वाले, राहुल गांधी भी है, अरविंद केजरीवाल भी, नरेंद्र मोदी भी, सब खड़े हुए हैं। ये नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल या कोई भी ये खड़े हुए हैं इलेक्शन के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए। एलिजिबल सब है, वोट करेंगी पब्लिक, लेकिन जीतेगा कोई एक। जो जीत गया वो बन गया प्रधानमंत्री, जो हार गए वो कैंडिडेट ही रह गए। लेकिन हारने वाले को बोलते हैं अल्टरनेट की, वो विपक्ष में चले गए। क्या बोलेंगे? अल्टरनेट की। ठीक है, तो कैंडिडेट तीनों थे, प्राइमरी एक बना, जो बाकी बचे जो प्राइमरी नहीं बन सके ऐसे कैंडिडेट अल्टरनेट कहलाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ की के बारे में इंफॉर्मेशन है। अब यहां पर देखो, इसमें कहा है कि एक कॉलम विच हैज द एबिलिटी टू बिकम ए प्राइमरी की इज कॉल्ड एज। ऐसे कॉलम को क्या बोलेंगे बताइए? जिसमें एबिलिटी हो प्राइमरी की बनने की, वो कहलाएगा हमारे पास कैंडिडेट की। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? कैंडिडेट की, जो प्राइमरी की बन सकता है। जो प्राइमरी की नहीं बना वो क्या कहलाएगा? ऐसी कैंडिडेट जो प्राइमरी नहीं बनी वो अल्टरनेट कहलाएगा। ठीक है, फॉरेन की क्या होती है? फॉरेन की वो की होती है अगर मान लिया 2 टेबल है, 2 टेबल में रिलेशनशिप बनी हुई है। जैसे फॉरेन मिनिस्टर है, 2 देशों के बीच में रिलेशनशिप बनाता है। ठीक है, तो रिलेशनशिप बनी हुई है, तो अगर एक टेबल की प्राइमरी की दूसरे टेबल में यूज हो रही है, ठीक है, रिलेशनशिप बनाने के लिए, तो वो दूसरी टेबल में फॉरेन की कहलाती है। फॉरेन की डुप्लीकेट हो सकती है, वहां पर जाके वो डुप्लीकेट हो सकती है, प्राइमरी नहीं हो सकती। कंपोजिट की होती है, तो ऐसा एट्रीब्यूट जिसके मल्टीपल सब एट्रीब्यूट हो सकते हैं वो कंपोजिट कहलाता है। जैसे नेम है, नेम हमारे पास फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम से मिलके बन सकता है।
तो वो कंपोजिट में आ सकता है। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास हमने कहा एड्रेस है जिसमें हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, सिटी, स्टेट ये आ गई, तो मल्टीपल चीज से बन रहा है तो वो कंपोजिट में आ जाएगा। तो हमारे पास ये, इसके बाद आते हैं हम यहाँ पे कैंडिडेट आंसर हो जाएगा 14 नंबर पे। 14 नंबर पे कहा है दी रो आर एडेड टू द रिलेशन यूजिंग कमांड। अब हमारे पास कुछ कमांड्स की बात करते हैं हम यहाँ पे। जब हम बात करेंगे कि डेटाबेस की अगर हम बात कर रहे हैं तो डेटाबेस को मैनेज करने के लिए एक लैंग्वेज का यूज करा जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेरी लैंग्वेज होती है। क्वेरी लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसमें हम कुछ कमांड देते हैं, वो हमें रिजल्ट देती है, और ऐसी क्वेरी लैंग्वेज हम यहाँ पे पढ़ते हैं जो सिलेबस में हमारे एसक्यूएल। एसक्यूएल की फुल फॉर्म होती है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इस एसक्यूएल की फर्दर 5 सब लैंग्वेजेज होती हैं, जैसे एक होती है डीडीएल, डीएमएल, डीक्यूएल, डीसीएल और टीसीएल। ठीक है, डीडीएल का मतलब होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डीएमएल का मतलब होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डीक्यूएल का मतलब होता है डेटा क्वेरी लैंग्वेज। डीसीएल का मतलब होता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, और टीसीएल का मतलब होता है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ये 5 सब लैंग्वेजेस होती हैं हमारे पास। डीडीएल का मतलब जो डेटा की टेबल है, मतलब जो टेबल बना रहे उसकी स्ट्रक्चर पे, उस पे कितने कॉलम होंगे, कॉलम में कैसा कैसा डेटा रखा जाएगा, उस पे काम करती है डीडीएल। इसमें कमांड यूज करी जाती है, जैसे हमें क्रिएट करना कोई टेबल या डेटाबेस क्रिएट करना है तो इससे करेंगे। उस टेबल की स्ट्रक्चर में चेंज करनी तो एक ऑल्टर कमांड होती है। डेटाबेस या टेबल को डिलीट करना परमानेंटली कंप्लीटली तो ड्रॉप कमांड होती है। तो हमारे पास एक होती है टर्नकेट कमांड। टर्नकेट कमांड हमारे पास ऐसी कमांड होती है कि जो डेटा है टेबल के अंदर वो सारा का सारा डेटा एक ही बार में डिलीट मार देना है। कंट्रोल ए करेंगे और टेबल डेटा को डिलीट मार दे, जैसे कंट्रोल ए और डिलीट का बटन दबा देते हैं, सारा डिलीट। ठीक है, इससे टेबल डिलीट नहीं होगी, टेबल का डेटा डिलीट होगा, एक ही बार में सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। ड्रॉप से टेबल की टेबल ही डिलीट हो जाएगी, मतलब टेबल की स्ट्रक्चर उसमें बाद में डेटा लिखने के लिए भी नहीं रहेगी वो। ठीक है, दोबारा ही बनानी पड़ेगी अगर बनानी है। इससे टेबल में नया कॉलम ऐड कर सकते हैं, कॉलम को डिलीट कर सकते हैं, या कॉलम का टाइप चेंज कर सकते हैं। तो ये 4 कमांड बेसिकली डीडीएल में यूज करी जाती है। डीएमएल है, ये डेटा पे काम करती है, यानी इसमें कमांड होती है एक इंसर्ट कमांड। इंसर्ट का मतलब है टेबल में डेटा को ऐड करने के लिए। एक होती है डिलीट, अगर कोई स्पेसिफिक रो डिलीट करनी हो आपको तो डिलीट से कर सकते हैं। ये सारी रो को डिलीट करती है टर्नकेट, ये एक ही बार में कर देती है। ये जो है 1 बाय 1, अगर सारी भी करनी तो ये एक एक करके करती है डिलीट वाली। ठीक है, और हमारे पास अपडेट करना है, कोई कंटेंट अपडेट करना, मतलब जब डेटा पे काम कर रहे तो डीएमएल, जब स्ट्रक्चर पे काम कर रहे टेबल की तो डीडीएल काम करती है। तो इंसर्ट, डिलीट और अपडेट जो है डीएमएल में। डीक्यूएल मतलब होता है सेलेक्ट करना, डेटा को सेलेक्ट करना अगर हमें, तो इसका यूज करते हैं। डीसीएल का मतलब होता है कोई डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है जो डेटाबेस बनाता है, वो अपने यूजर बनाता है कि भाई तुम ये काम कर लो, तुम ये काम कर लो। जैसे ऑफिस में, कंपनीज में एक मेन बॉस है, उस बॉस ने अपने क्या बनाए हुए हैं, अपने साथ टीम बनाई हुई है, तो उन टीम को कुछ रोल असाइन करे जाएंगे, वो कुछ काम कर सकते हैं, तो वो डीसीएल से कर सकते हैं। डीसीएल में ग्रांट होता है, ग्रांट से नए यूजर बनाए जा सकते हैं, और एक रिवोक होता है, रिवोक से कोई यूजर की परमिशन रिमूव करी जा सकती है। ठीक है, टीसीएल होता है, टीसीएल मतलब जब ग्रुप ऑफ कमांड पे काम करते हैं तो टीसीएल का होता है ट्रांजैक्शन काम करते हैं, तो इसमें कमिट होता है। कमिट मतलब परमानेंटली किसी को सेव कर देना, जो भी क्वेरी लगाई है। एक होता है रोल बैक, रोल बैक का मतलब होता है अंडू कर देना, वापिस उसको बैक ले आना। तो कमिट, रोल बैक,
सेट ट्रांजैक्शन वगैरह ये इसमें होती है। तो अब आप बताओ रो ऐड करनी हमें किसी रिलेशन मतलब टेबल में, तो रो ऐड करने के लिए हम कौन सी कमांड यूज करेंगे, इंसर्ट कमांड यूज करेंगे। रो के किसी पर्टिकुलर डेटा को अपडेट करना तो अपडेट, जो कॉलम है उस नया कॉलम ऐड करना या एग्जिस्टिंग कॉलम डिलीट करना या एग्जिस्टिंग कॉलम का डेटा टाइप चेंज करना तो ऑल्टर का यूज करते हैं। क्रिएट से नया डेटाबेस या टेबल क्रिएट होती है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास इंसर्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर नॉलेज एसक्यूएल की फुल फॉर्म क्या होती है। अभी बताइए आपको, एसक्यूएल की फुल फॉर्म होती है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है स्ट्रक्चर्ड में ईडीबी लगेगा, स्ट्रक्चर नहीं होता स्ट्रक्चर्ड होता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ये हमारे पास इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। चलो अभी हमने बात करी थी रोल बैक की कि एसक्यूएल में रोल बैक किस लिए यूज करा जाता है। तो रोल बैक हमारे पास एक टीसीएल टाइप की कमांड है, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज के अंदर आती है। तो इसका काम क्या होता है, अनडू ऑल द प्रीवियस चेंजेस, जो भी प्रीवियस चेंजेस करे गए हैं ये एक तरह से अनडू की तरह काम करता है, जैसे कंट्रोल जेड कर देते हैं हम वर्ड वगैरह में, तो वो काम ये करता है रोल बैक का। इसके बाद है हाउ मैनी कोड रूल आर देयर इन एसक्यूएल सर्वर। तो कोड क्या है, कोड एक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ही थे आईबीएम कंपनी में, तो उनका पूरा नाम था ईएफ कोड, ठीक है। ये रिलेशनल डेटाबेस का कॉन्सेप्ट इन्होंने ही दिया था 1980 में, ईएफ कोड ने। पहले नॉर्मल डेटाबेस होते थे लेकिन आईबीएम कंपनी में काम करते थे ईएफ कोड, इन्होंने रिलेशनल डेटाबेस का कॉन्सेप्ट दिया। इन्होंने बताया कि डेटा को टेबल की फॉर्म में लिखो तो ज्यादा बेटर तरीके से हम उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा हमारे पास ईएफ कोड जो थे उन्होंने रिलेशनल डेटाबेस बनाया और उसमें बताया कि टेबल में जब डेटा लिखोगे तो उसके लिए भी कुछ रूल है, ठीक है, ऐसे नहीं कि ऐसे ही लिख दो। तो उन्होंने जैसे बताया कि एक कॉलम बिल्कुल यूनिक होना चाहिए जिससे हम निकालें, ऐसे ही प्राइमरी की और की वगैरह बाकी की के भी कॉन्सेप्ट दिए। तो ऐसे उन्होंने 12 रूल दिए, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं कोड रूल्स ऑफ डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस। तो ये 12 रूल हैं हमारे पास टोटल जो ईएफ कोड ने दिए थे। जीरो से लेके जीरो वाले को नॉर्मली हम बोलते हैं कि एक डेटा टेबल की फॉर्म में लिखना है, इस तरीके से करके उन्होंने दिए थे। तो टोटल हमारे पास ईएफ कोड ने रिलेशनल मॉडल बनाया, रिलेशनल डेटाबेस का कॉन्सेप्ट दिया और 12 रूल दिए। वैसे आज के टाइम पे भी अभी तक ऐसा कोई रिलेशनल डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं बना जो 12 के 12 कंप्लीटली फॉलो करता हो, लेकिन ओरेकल जो है वो सबसे ज्यादा करता है। ओरेकल इसीलिए सबसे ज्यादा यूज किया जाता है सबसे बड़े बड़े डेटाबेस बनाने में। फिर माई एसक्यूएल, एसक्यूएल सर्वर, ये सब करते हैं। तो जो 8-10 भी कर लेता है हम उसको रिलेशनल की कैटेगरी में रख लेते हैं। टर्नकेट कमांड इन एसक्यूएल इज यूज्ड टू। तो टर्नकेट कमांड अभी बताई थी कि जो हमारे पास डेटा है टेबल के अंदर, उस डेटा को डिलीट करने के लिए एक ही बार में कंप्लीट डेटा डिलीट कर देता है। तो डिलीट डेटा फ्रॉम द टेबल। ऑल्टर करना, डेटा ऑल्टर नहीं होता, डेटा अपडेट होता है, मॉडिफाई होता है, तो वो अपडेट कमांड से होता है। तो यहां पर हमारे पास ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद आते हैं ये गेट के क्वेश्चन है, मतलब नोर वगैरह गेट, ठीक है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन थे डीबीएमएस के, डेटाबेस के। तो डेटाबेस के बारे में मैंने आपको कुछ बताया बेसिक, बाकी आगे भी हम करेंगे, ठीक है। तो आज हमने नेटवर्किंग के कुछ क्वेश्चंस करे, फिर वेब डिजाइनिंग के क्वेश्चंस समझे थे किस तरह से हैं, पीवाईक्यू, और हमारे पास डेटाबेस के, ठीक है। तो बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आज इसकी क्लास यहीं समाप्त करते हैं। किसी को कुछ और पूछना हो, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं।